इस सब को करने के पीछे क्या हुआ? अहिल्याबाई तो पढ़ी लिखी थी नहीं ज़्यादा, जितना माता जी ने घर पर संस्कार दे दिया उतना रामायण महाभारत की कथा सुनी, गीता का पाठ थोड़ा बहुत सुन लिया। उनके ससुर साहब में सास ससुर कैसे होते हैं ये भी माता अहिल्याबाई के परिवार से सीखी। अहिल्याबाई के ससुर साहब ने स्वयं शिक्षक की और गुरु की भूमिका निभाई और कहा, बेटी तुझे इस राज्य की बागडोर खंडेराव के साथ मिलकर संभालनी है। मैं युद्ध में व्यस्त रहता हूँ, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तुझे प्रशिक्षण देता हूँ, मैं तुझे ट्रेनिंग देता हूँ और मैं तुझे राजकाज सिखाऊंगा। ट्रेनिंग किस किस की? पढ़ाई शुरू है। सबसे पहले अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई। माता अहिल्याबाई लंबी लंबी यात्राएं, ये आगे अपन चर्चा करेंगे, कितनी लंबी लंबी यात्राएं करती थी घोड़े पर बैठकर। घुड़सवारी सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराया। उसके बाद विदेश नीति सिखाई, फॉरेन पॉलिसी, दूसरे राजाओं से कैसे कैसे बर्ताव करना है। फिर उन्हें कूटनीति सिखाई, फिर उन्हें शासन व्यवस्था सिखाई, यानी मिलिट्री ट्रेनिंग दी। फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई और फिर सीए की पढ़ाई यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्हें टैक्स वसूली, कर व्यवस्था देखनी है राज्य की, वो तुम्हें ही देखनी है। अब किसी बिटिया से घर में नहीं जाए। अब ये सीरियल वाले तो संस्कार देंगे नहीं, वो तो यही संस्कार सिखाएंगे। घर जाते ही बेटा कह देना कि घर में सब काम वाले चाहिए, मैं तो पढ़ाई लिखाई करके ही आई हूँ। माता अहिल्याबाई ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, मैनेजमेंट की पढ़ाई की, पूरा राजकाज का प्रबंधन सीखा। और राजकाज का प्रबंधन कैसे सीखा, मैं एक पत्र से आपको पढ़कर सुना। मल्हार राव जी अपनी बहू को, पुत्र वधू को पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र आप सुनेंगे कि कितना कार्य कुशलता थी उनकी। एक पत्र है मल्हार राव का अहिल्याबाई को आशीर्वाद। हम यहाँ ठीक से काम कर रहे हैं। मैंने लिखा था, बिना रुके सीधे शीघ्र ग्वालियर पहुंचो, वहां 5-7 दिन तक ठहरो और वहां जाने के बाद 1000 या 5500 बड़ी तोपों के गोले और हो सके तो छोटे गोलों का निर्माण करवाओ। फिर पसंद करके 100 बड़े बर्तन खरीदो जिनमें तीरों के लिए 1 सेर का पाउडर समा सके। जब हम रवाना हुए थे तब तुम्हें छोटी तोपों की ओर ध्यान देने को कहा था। विशेष कुछ नहीं। आगरा 3 जनवरी 1765। ससुर साहब पत्र लिख रहे हैं कि बेटा ग्वालियर पहुंचो और ग्वालियर में तोप के गोलों की व्यवस्था करो और शीघ्र पहुंचो। दूसरा पत्र और कुछ पंक्तियां सुना। उसमें लिखा है, इस पत्र द्वारा आदेश देता हूं कि 1 बूंद पानी के लिए भी मथुरा में मत रुको। यानी माता जी उस समय मथुरा में। तेज रफ्तार से चंबल पार करके जल्दी ग्वालियर पहुंचो। यदि उचित हो तो सुविधा के अनुसार वहां 4-5 दिन रुको। वहां ठीक तरह से युद्ध सामग्री जुटाओ। मालवा में, इंदौर में रहती है माता, मथुरा में पहुंच गई है और ससुर साहब का पत्र है कि बिना 1 बूंद पानी पिए ग्वालियर पहुंचो और वहां युद्ध सामग्री की व्यवस्था करो। आप कल्पना कर सकते हैं कितने समर्पण, कितना आज्ञाकारिता। अगर कोई बेटी ये चाहती है कि वह संसार में पुण्य स्रोत बने, वो चाहती है कि उसका स्मरण किया जाए, वो चाहती है कि वो समाज का नेतृत्व करे, तो अपने पूजनीय सास ससुर के आज्ञा का पालन करना सीखे। ऐसा समर्पण कि 1 बूंद पानी की पिए बिना। ये मिलिट्री ट्रेनिंग थी माता अहिल्याबाई की। इसलिए 300 वर्ष बाद आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं कि परिवार का नेतृत्व करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन की बात थी, मल्हार राव जी ऑडिट कर रहे थे, देख रहे थे हिसाब किताब, पूरा हिसाब किताब चेक किया। और हिसाब किताब कितना बड़ा मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। मालवा प्रांत में होलकर घराने के पास 2 प्रकार के खजाने थे, यानी 2 प्रकार की जागीरें उनके पास थी। एक को कहते थे खासगी जागीर और एक को कहते थे सरकारी संपत्ति। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में लेकिन सरल भाषा में समझाऊं। पेशवा की तरफ से 74 परगने, यानी हम मान सकते हैं तहसील, तालुका या खंड, इस तरह के उन्हें 74 सौंपे गए, जिनमें से महेश्वर परगना पूरा
और इंदौर परगने के 9 गांव, इतना मिलाकर कहा कि ये खासगी जागीर है, इससे जो भी आमदनी होगी वह होलकर परिवार की स्वयं की होगी, उसमें से उन्हें किसी को भी एक पैसा नहीं देना, वो उनकी निजी संपत्ति हो गई, पर्सनल इनकम। और वो पर्सनल इनकम कितनी थी? आरंभ में जब माता घर में पहुंची थी, जब ये जागीर उनको मिली थी, उस समय इसकी आमदनी थी मात्र 2,63,000, उस समय के 300 साल पहले के।